गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर पे आ जा रहे हैं। आज मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में डिस्कस करवाऊंगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर. Culture refer to the pattern of development reflected in a society's system of knowledge, ideology, values, laws, social norms and day-to-day rituals. कल्चर मेनली क्या होता है, जैसे कि हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, कल्चर का मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे किस तरीके के नॉलेज सिस्टम फॉलो करे जाते हैं, क्या आइडियोलॉजी होती है, किन वैल्यूज़ पे हम वर्क करते हैं, क्या तरीके हम रोज़ के रोज़ एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हम कैसे रोज़ के रोज़ काम करते हैं या हम किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसको हम नॉर्मल वे में बोलते हैं कल्चर. डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कल्चर डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. इस लाइन का मतलब ये है कि जैसा जैसा अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, पैटर्न होता है या एक तरीके से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो हर सोसाइटी का डिफर करता है एक दूसरे से. मोर ओवर कल्चर इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इसका मतलब ये है कि जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास होता है. इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा ले सकते हैं, जैसे इंडिया है. इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है. कल्चर्स का मतलब क्या होगा, अगर आप हर स्टेट पे जाओगे तो आपको हर तरीके के जो उनके जो सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ज़रूर डिफर करेंगे. कहीं पे खाने का तरीका अलग होता है, कहीं पे पहनने का तरीका होता है. तो दिस ऑल ओवरऑल कॉल्ड एज कल्चर. So now we should understand what do you mean by organizational culture. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, कल्चर आपको समझ में आ गया, पैटर्न्स जो भी फॉलो करे जाते हैं, जिस तरीके से काम किया जाता है. एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की वैल्यूज़ को, किस तरीके के प्रिंसिपल्स को या पैटर्न्स को फॉलो करा जाता है और एम्प्लॉयज़ उसी को शेयर करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आगे देखते हैं हम लोग. Organizational culture can be defined as the philosophies, ideologies, values, assumptions, beliefs, expectations, attitudes and norms that knit an organization together and are shared by its employees. यहाँ पे बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, वो फिलोसफीज, वो आइडियोलॉजीज, वो वैल्यूज, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशन, बिहेवियर्स, नॉर्म्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को निट करके रखते हैं. निट का मतलब एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं और उससे सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. Organizational culture stress on sharing of norms and values that guide the organizational members' behavior. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रेस करता है नॉर्म्स में, किस तरीके से काम होगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो सके और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके. These norms and values are clear guidelines as to how employees are to behave within the organization and their expected code of conduct outside the organization. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं जो कि क्लियर गाइडलाइंस, मतलब एक क्लियर सारी चीज़ें आपको डिपिक्ट करते हैं कि कैसे एम्प्लॉय को बिहेव करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बाहर रिप्रेजेंट करेगा, किस तरीके से वो फॉलो कर रहा है चीज़ों को. ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आती हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. फर्स्ट इज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम and opportunities of exercising initiative that individuals have in the organization. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल के राइट क्या हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो देखो क्या क्या है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ों को जो जो इंडिविजुअल्स के पास एक राइट के फॉर्म में होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आती हैं. Next is structure, the degree to which the organization creates clear objectives and performance expectation. It also includes the degree of direct supervision that is used to control employee behavior. Second इसका characteristic क्या है कि ये हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली बता सकता है, क्या परफॉर्मेंस वो एम्प्लॉय से चाहता है वो डिपिक्ट कर सकता है, वो स्टेट कर सकता है. और वो ये भी चीज़ इंक्लूड करता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या उन्हें अगर कुछ सजेशन की नीड है तो कैसे कंट्रोल करना है, इसकी सुपरविजन भी, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आती हैं. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सपोर्ट, the degree to which managers provide clear communication assistance, warmth and support to their subordinates. Next, organization culture का पार्ट क्या है
कि वो पर्टिकुलर चीज़ें जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट्स बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं कर सकते। उनको भी चाहिए कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, उनका जो सुपरवाइज़र है वो उन पे ध्यान दे। तो ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आती हैं। Next is identity, the degree to which members identify with the organization as a whole rather than their particular work group or field of professional expertise। ये पॉइंट ये बता रहा है कि मेंबर्स मतलब कल्चर में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि मेंबर्स को ये एहसास दिलाती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ना कि वो एक पर्टिकुलर वर्क ग्रुप या वो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का पार्ट है। तो उनको ये फीलिंग दिलाने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज performance reward system, the degree to which reward system in an organization like increase in salary, promotion, etc. is based on employee performance rather than on seniority, favoritism and so on। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या कहता है कि जो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो कैसे अच्छा हो सकता है कि जब सैलरी है, प्रमोशन है और भी जितने भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो तब डिसाइड करे जाएं जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ना कि सीनियरिटी के बेसिस पे या फेवरेटिज्म के बेसिस पे। तो ये भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, द डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट इन रिलेशनशिप्स बिटवीन कलीग्स एंड वर्क ग्रुप्स एज वेल एज द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज आर एनकरेज्ड टू एयर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिटिसिज्म ओपनली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसे सॉल्व करा कैसे जाता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे अपनी चीज़ों को, जैसे किसी को कोई चीज़ खराब लगती है तो कैसे अपने क्रिटिसिज्म्स को ओपनली रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क टॉलरेंस, the degree to which employees are encouraged to be innovative, aggressive and risk taking। ये भी एक पार्ट है कि रिस्क को कैसे टॉलरेट करना है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में डिसाइड होता है। मीन्स कैसे एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करना है, कैसे उनको नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए मोटिवेट करना है, उनके अग्रेसिवनेस को कम करना और रिस्क टेकिंग की जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाना। कम्युनिकेशन पैटर्न, द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इस लाइन का मतलब ये है कि वो डिग्री जो कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब जिसमें कि नए नए आइडियाज़ जितने भी मेंबर्स हैं वो शेयर ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हर किसी के फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के कम्युनिकेशन से अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज आउटकम ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच मैनेजमेंट फोकस ऑन रिजल्ट्स और आउटकम rather than on techniques and process used to achieve these outcomes। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर चीज़ें जो कि हमारे रिजल्ट को अच्छा कर रही हूँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट या आउटकम को बेनिफिट दे रही हूँ, उनके बारे में सोचना, ना कि ये सोचना कि क्या टेक्निक या क्या प्रोसेस यूज हो रहे हैं उन आउटकम्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कल्चर यूनाइट्स एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कल्चर हेल्प करता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को एक साथ जोड़ना है, एक साथ उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवाना है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करना है। फैसिलिटेशन ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हेल्प करता है कि कैसे हर एम्प्लॉय एक दूसरे को जो भी मतलब जो भी उनका जो भी व्यूज़ है, जो भी उनके आइडियाज़ है, वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उसको रख सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कल्चर इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम वन अनदर, यानी कि कल्चर की ही वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी पेश कर पाता है या शो कर पाता है। Culture sets organization norms, rules and standards. Thereby, culture enables employees to function in an organization by teaching them how to behave। यानी कल्चर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, जिसको ही फॉलो करके एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसी से ही मोटिवेट होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। Next is a shared understanding as culture becomes especially important in a program project based organization। In such organization, the hierarchy is flat and decision making is moved to the project program purpose units and departments। In this context, culture provides the guiding light towards the achievement of goals and objectives। इस लाइन का मतलब ये है कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब उनका टारगेट फिक्स्ड है कि उन्हें ये काम करना है।
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है डिसीजन मेकिंग की इज मूव टू प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पर्पस, यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को उनकी जिम्मेदारी बता दी जाती है और जो जो यूनिट्स डिसाइड करेंगे उनको भी पता चल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर प्रॉपर कल्चर फॉलो हो तो बहुत आसान होता है कि कैसे उन्हें अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। नेक्स्ट इज इट एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा, एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, सेंस ऑफ रिलायबिलिटी के तौर पर काम करेंगे, तो सीधी सी बात है उनका ट्रस्ट और कोऑपरेशन हमेशा एनहांस होगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फर्स्ट इज नॉर्मेटिव कल्चर। इसमें देखो क्या है, इन सच कल्चर द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रीडिफाइंड एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट as per the existing guidelines. The employees behave in an ideal way and strictly adhere to the policies of the organization. No employee dares to break the rules and sticks to the already laid policies. इस लाइन का मतलब ये है कि नॉर्मेटिव कल्चर उसको बोलते हैं, वो कल्चर जिसमें कि नॉर्म्स यानी रूल्स एंड प्रोसीजर्स वो प्री डिफाइंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, और वो डिसाइड ऐसे होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। जो पहले से बोला गया है उसी के ही अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड किया जाता है। एम्प्लॉयज उसे फॉलो करते हैं, मतलब उनको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है, सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, और कोई भी एम्प्लॉय को ये राइट नहीं होता, ये पार नहीं होती कि वो रूल्स को ब्रेक कर सके। नेक्स्ट इज pragmatic culture. In a pragmatic culture, more emphasis is placed on the clients and the external parties. Customer satisfaction is the main motive of the employees. In a pragmatic culture, such organizations treat their client as gods and do not follow any set rules. Every employee strives hard to satisfy his clients to expect maximum business from their side. यहाँ पे देखो जस्ट इसका अपोजिट है नॉर्मेटिव के। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो पर्टिकुलर कल्चर जिसमें कि मेन ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय का जो मोटिव होता है दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे क्लाइंट या एज अ गॉड को फॉलो किया जाता है, तो जैसा वो चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। तो हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो अपनी तरफ से मैक्सिमम बिजनेस अपने गॉड यानी कि कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल डिसाइड नहीं होते हैं पहले से। नेक्स्ट इज एकेडमी कल्चर। ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग एकेडमी कल्चर एंड हायर स्किल्ड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी कल्चर को फॉलो करते हैं वो स्किल्ड इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं। The roles and responsibilities are delegated according to the background, educational qualification and work experience of the employees. जो roles and responsibilities decide होती हैं, जो delegate करी जाती हैं, वो person के educational क्वालिफिकेशन पे, उसने कितना काम किया, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है या डेलीगेट करनी है। Organizations following academic culture are very particular about the training of existing employees. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एकेडमिक कल्चर बहुत फोकस करता है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करता रहे और नई चीज़ें सिखाता रहे। दे इंश्योर दैट वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग कंडक्टेड एट द वर्क प्लेस टू शार्पन द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय। वो ये ध्यान रखते हैं कि अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करे जाएं वर्क प्लेस पे, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स है वो एनहांस होती रहे। द मैनेजमेंट मेक्स सिंसियर एफर्ट्स टू अपग्रेड द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मतलब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बोली जा रही है कि मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को अपग्रेड करे और अच्छा करे, अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है वो इम्प्रूव हो सके और वो अपने आप को प्रोफेशनली इस्टेब्लिश कर पाए। The employees in an academic culture stick to the organization for a longer duration and also grow within it. यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेन करा जाएगा, उसे चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, उसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जाएगा, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक वहाँ पे रहता है, रिटेन करता है, रुकना चाहता है और उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को ग्रो करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ कल्चर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब इस टाइप के कल्चर को फॉलो करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज baseball team culture. A baseball team culture considers the employees as the most treasured possession of the organization. The employees are the true assets of the organization who have a major role in its successful functioning.
बेसबॉल टीम कल्चर में मेनली क्या है, यहाँ पे ध्यान दिया जाता है एम्प्लॉयज़ पे कि एम्प्लॉयज़ हमारे मेन ट्रेजर है, मतलब हमारा मेन असेट है, मेन खजाना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसी से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल फंक्शनिंग कर पाएगा। तो आगे देखो क्या है, in such a culture the individuals always have a upper edge and they do not bother much about their organization. Advertising agencies, event management companies, financial institutions follow such a culture. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, इन सब में क्या होता है, ये लोग कुछ भी काम करते हैं जिससे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे, क्योंकि वो पूरी तरीके से किसी भी तरीके से जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन को नाम को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से अलग अलग काम करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते, बल्कि इंडिविजुअल अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ भी लेते हैं। Next is club culture. Organizations following a club culture are very particular about the employees they recruit. The individuals are hired as per their specialization, educational qualification and interest. Each one does what he is the best. The high potential employees are promoted suitably and appraisals are a regular feature of such a culture. इस कल्चर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को उनकी स्पेशलाइजेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके इंटरेस्ट पे हायर करती है, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो कि बेस्ट हों और अपना बेस्ट एक तरीके से दे पाएँ। नेक्स्ट इज फोर्ट्रेस कल्चर. There are certain organizations where employees are not very sure about their career and longevity. Such organizations follow fortress culture. The employees are terminated if the organization is not performing well. Individuals suffer the most when the organization is at loss. Stock broking industries follow such a culture. इस कल्चर में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर करियर एंड लॉन्गेविटी, यानी कि इनको श्योरिटी नहीं होती कि उनका करियर आगे तक चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोग अगर लॉस में जाएंगे तो वो अपने इंडिविजुअल्स या अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर देते हैं। और ये स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज ऐसी चीज़ों को फॉलो करती है। अगर स्टॉक अच्छा है तो वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रिटेन करेंगे, अदरवाइज फिर उनको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है। Next is tough guy culture. In a tough guy culture, feedbacks are essential. The performance of the employees is reviewed from time to time and their work is thoroughly monitored. Team managers are appointed to discuss queries with team members and guide them whenever required. The employees are under constant watch in such a culture. इसमें क्या होता है, इस कल्चर में एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मॉनिटर करा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनको रिव्यू किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। ये होता है टफ गाय कल्चर में। प्रोसेस कल्चर में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट द एम्प्लॉयज इन सच अ कल्चर एडर टू द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Feedbacks and performance reviews do not matter much in an organization. मतलब इनमें फीडबैक्स और परफॉर्मेंस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनका मतलब नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, प्रोसेस और प्रोसीजर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. द एम्प्लॉयज अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजीज ऑफ द वर्क प्लेस. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे अगर सब लोग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले जा रहे हैं उसको फॉलो करें अगर एम्प्लॉय, तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है. तो मेनली जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें तब प्रोसेस कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि मेनली ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के कल्चर को फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. Organizational development is a planned process of change in an organization's culture through the utilization of behavioral science, technology, research and theory. It is a system-wise application and transfer of behavioral science knowledge to the planned development, improvement and reinforcement of the strategies, structures and processes that lead to organization effectiveness. Mainly इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, organizational and development. Organizational means related to organization for the benefit of the organization or the framework in which the employees work together. And then development, you all know development का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि हमें बेनिफिट दे या हमारी चीज़ों में अपग्रेडेशन लाए. So here organizational development का जो मेनली ऑब्जेक्टिव होता है that is based to approach to system change within an organization. वो मेनली ये सोचती है कि जो ऑलरेडी सिस्टम चलता चला आ रहा है उसमें हमें चेंजेस लाने हैं, उसके कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में चेंजेस लाने, कैसे लाने, नई साइंस को, नई टेक्नोलॉजी को, नए रिसर्च को, नए थ्योरी को अडॉप्ट करके जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे और अच्छे तरीके से आगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे.
अब अलग अलग तरीके होते हैं इम्प्रूवमेंट के, डेवलपमेंट के, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. So next topic is objectives of organizational culture. First point is to increase openness of communication among people. Openness का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर कोई अपनी बात रख पाए, हर कोई अपने ideas रख पाए. That means the openness of communication. To increase commitment, self direction and self control. Commitment का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि employees अपने organization के लिए trustworthy रहें, commit रहें, खुद से भी चीज़ों को लाएं, खुद पे भी control रहे. Self direction, self control यहाँ पे ये बता रहा है. To encourage the people who are close to the point of actual action to make the decision regarding their issues through collaborative effort. यहाँ पे इसका मतलब ये है people को encourage करना, इन employees को encourage करना जो कि किसी particular decision making point के एकदम close है, तो वो डेवलपमेंट कैसे लाएंगे, ऐसे लोगों को encourage करना और उनको जो भी उनके पास आइडियाज़ हैं उनको अडेप्ट करना या उसको सोचना सो दैट इश्यूज जो हैं वो अच्छे से सॉल्व हो सकें. To involve the members in the process of analysis and implementation. members को analysis और implementation के process में involve करने से क्या होता है, वो motivate होते हैं और उनका जो confidence और morale है वो boost up होता है. To encourage confrontation regarding organizational problem with a view to arriving at effective decisions. इस लाइन का मतलब ये है, confrontation का मतलब होता है सामना करना. ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसे सामना कर पाए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय हर कोई मिलके उसका सामना कर पाए और उसके लिए इफेक्टिव डिसीजन यानी जो भी सबसे ज़्यादा सूटेबल डिसीजन हो उसको लिया जाए. टू एनहांस पर्सनल एंथुजियाज्म एंड सेटिस्फैक्शन लेवल. जो भी सबका पर्सनल एंथुजियाज्म है मतलब पर्सनल मोराल उसको बूस्ट अप करे, सेटिस्फाइड रहे, तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे. टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट और सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. टू डेवलप स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स विद हाई फ्रिक्वेंसी. स्ट्रैटेजिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ स्ट्रैटेजीज बना के अच्छे से प्लानिंग करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए ओपिनियंस या नए प्रोसेस को अडॉप्ट करना. एंड लास्ट इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. यानी कि हर इंडिविजुअल को ये मोटिवेशन मिले या हर इंडिविजुअल ये चीज़ को समझे कि उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में. अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो सीधी सी बात है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा. So our next topic is characteristic of organizational development. First feature is attention on the entire organization. Organizational development gives attention to the entire organization to enable the environment in the organization to reinforce the employees to learn whatever the program specifies it. इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे अटेंशन देता है. मतलब जो भी प्रोग्राम डिसाइड किया गया है वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, पूरे एनवायरनमेंट के लिए होता है, ना कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह होता है क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को या इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है और उसको ट्रेन किया जाता है. बट डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचा जाता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अटेंशन इज ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट फीचर इज सिस्टम ओरिएंटेड. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोचेस. सिस्टम अप्रोच सबको याद होगा. सिस्टम अप्रोच क्या होता है, मैनेजमेंट में सबने पढ़ा होगा. सिस्टम अप्रोच मेनली ही बोलता है कि अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. That means कि जो सिस्टम है, मतलब सिस्टम अप्रोच ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जो कि इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है. यानी जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन का काम एज अ होल कंप्लीट कर पाती हैं. तभी ये सारे काम हो पाते हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टीज को तभी जाके जोड़ती हैं. सो द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट इन सच अ वे टू गिव मोमेंटम फॉर इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप कोऑपरेशन. द सिस्टम मेनली एम्स एट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस. वही सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई, सिस्टम अप्रोच में जो कहा जाता है कि जो सिस्टम है वो मेनली
एम करता है कि कैसे जितने भी पार्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है दैट कैन बी गेट बेटर एंड बेटर, तो वो अच्छे से अच्छा हो पाए, ये चीज़ ध्यान रखी जाती है सिस्टम ओरिएंटेड में. Next is action research. This process in organizational development is to do research study of various work situations. This method of study is conducted on actual work situations to understand the problematic areas and remedying it accordingly to improve the performance of an organization. Action research क्यों होती है? एक्शन रिसर्च जो होती है उसमें आपको मैं बताऊंगी, वो मेनली इसलिए होती है कि सपोज कोई भी चीज़ है या कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, वो क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हमें उसे सॉल्व करना है. तो जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि एक्शन रिसर्च की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल वर्क सिचुएशंस होती हैं और अगर उन्हें हमें प्रॉब्लम आ रही है उन्हें सॉल्व करने के लिए, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उसे तुरंत उसको रेमेडी प्रोवाइड करी जाए, मतलब तुरंत उसको इलाज प्रोवाइड किया जाए, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, सो दैट जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की दैट कैन बी इम्प्रूव. तो इसका मतलब होता है एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट फीचर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. Action research provides the data on problems faced while executing the jobs and solving them through the practical experience gained over the years. यानी ये लाइन बोल रही है कि जो एक्शन रिसर्च इससे पहले हमने देखा था, जो रिसर्च काम आती प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो रिसर्च क्या करती है? डेटा प्रोवाइड करती है प्रॉब्लम्स की, यानी वो प्रॉब्लम जो कि जॉब को एग्जीक्यूट करते टाइम मतलब अराइज हो रही है या फेस करनी पड़ रही है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी जो प्रैक्टिकली इतने सालों में जो भी एक्सपीरियंस गेन किया गया होगा उससे उसे सॉल्व किया जाता है, उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और फिर उसे सॉल्व किया जाता है. दिस डेवलप्स एन एटीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच अल्टीमेटली लीड्स टू सेल्फ सफिशिएंसी. एक्सपीरियंस के बेस पे काम किया जाएगा तो सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा और ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो कैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है. नेक्स्ट फीचर इज ग्रुप प्रोसेस. More importance is given to group activities rather than individuals. Thus, it focuses on improvement of group performance. Organizations have developed various ways to improve the interpersonal relations, discussions between the groups, intergroup functional conflicts, formation of team, etc., so as to help develop the capabilities of an individual to have long-lasting personal relations and intergroup communication. अब नेक्स्ट फीचर क्या है? ग्रुप प्रोसेस. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो स्मॉल एरिया को या स्मॉल ग्रुप को कवर नहीं करता, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है. सो इट इज़ अ ग्रुप प्रोसेस, यानी कि ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करने पे फोकस करता है. तो जितने भी चीज़ें होती हैं लाइक इंटरपर्सनल रिलेशन को इम्प्रूव करना, डिस्कशन को इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे की जाती हैं. Next topic is feedback. Next feature is feedback. This is the process by which one understands others' views on a certain subject. The feedback by an individual helps to provide information on the basis of which a decision can be taken. This in a way contributes to organizational development. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? फीडबैक तो हर पर्टिकुलर जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं उन सब में यही हो रहा है कि फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट के लिए सपोज कोई प्रोसेस, कोई भी फीचर, कोई भी अमेंडमेंट, चेंजेस को अडॉप्ट करा गया है तो वो सूट कर रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं. जब तक उसका फीडबैक नहीं मिलता है तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है कि नहीं. तो नेक्स्ट इस जो ये बोला जा रहा है ये फीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फीडबैक. फीडबैक के बिना कोई भी डेवलपमेंट कभी प्लेस नहीं हो सकता. Next feature is learning through experience. Organizational behavior enables an individual to learn through experience. One can adopt new behavioral pattern through experience. सबको पता है कि experience is the most important factor in any development. Experience भी एक important factor है like feedback. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि organizational behavior already जब individual अपने experience से सीखता है तो वो individual contribute भी कर पाता है organization के development में. यानी कि एक नया बिहेवियर में चेंज या नए बिहेवियर के पैटर्न को अडॉप्ट हमेशा एक्सपीरियंस के थ्रू किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है.
नेक्स्ट फीचर इज कंटिजेंसी ओरिएंटेड। कॉन्टिजेंसीज का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है अ पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन और इवेंट, यानी कि वो चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर को सोच के फोरकास्ट करके ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज बेसिकली डिटरमाइंड ऑन सिचुएशन। पीपल डेवलप देयर बिहेवियरल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, यानी कि पीपल जो है वो अपने बिहेवियर को कैसे डेवलप करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। दे आर देयरफॉर एबल टू सजेस्ट वेरियस सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट अ सुटेबल वन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिजेंसी, यानी कि फ्यूचर के लिए क्या फोरकास्ट उन्होंने किया है, वो अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान रख के, एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन जनरेट करते हैं। Organizational research has the ability to select the correct solution to a problem since it is a flexible to solution and contingencies compared to any traditional approach for solving the problem। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च जो है वो एक तरीके से करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, जैसी सिचुएशन आई वैसे सोल्यूशंस भी अराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नीड जैसी भी होगी फ्यूचर की उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट काम करता है। नेक्स्ट फीचर इज यूज ऑफ चेंज एजेंट। सबसे पहले चेंज एजेंट का मतलब हम लोग जानते हैं, अ चेंज एजेंट इज अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन who helps an organization transform itself by focusing on such matters as organization effectiveness, improvement and development। यानी कि चेंज एजेंट वो पर्सन होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होगा या आउटसाइड से होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है और नए नई चीज़ों के आइडियाज प्रोवाइड करता है। द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज दैट इट यूटिलाइजेज अ चेंज एजेंट टू गाइड द चेंज, यानी कि वो कैटलिस्ट, वो मीडिएटर जो कि हेल्प करे चेंज को लाने में। The change agents are normally process agents or consultant to guide the group to an effective group process. These process agents cannot be termed as the experts to tell the group what to do। यानी कि ये चेंज एजेंट क्या काम करता है, वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है और जितने भी डेवलपमेंट है उनको लाने में हेल्प करता है। वो मेनली ये काम करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करा जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से एक लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे, फिर मैं आपको आपका पूरा फाइनल जितना भी चीज़ है वो कंप्लीट करा दूँगी। आप लोग पहले इन सबको पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझसे डिस्कस करिए।